गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, पेज 295। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। पहले तो ये देख लेते हैं कि फिल्ट्रेट क्या होता है। फिल्ट्रेट वो चीज है जो कि ग्लोमेरुलस में प्राइमरी फिल्ट्रेशन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान बने, जिसको हम प्राइमरी यूरिन कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब वो कंसेंट्रेट कैसे होता है? कंसेंट्रेट इसीलिए क्योंकि कल मैंने बताया था कि वो जैसे जैसे ईसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से होकर गुजरता है, वो कंसेंट्रेट वैसे वैसे उसमें से सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ताकि वो क्या है, वो सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन ही रह जाए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि उसको कंसेंट्रेट करना। कंसेंट्रेट करना यानी कि उसको गाढ़ा करना, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। अब ये देखो पेज 296 पर 19.6 फिगर में देखो। 19.6 फिगर में इन्होंने क्या दिखाया है कि एक साइड तो इन्होंने बनाया वासा रेक्टा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया और उसको नाम दिया है वासा रेक्टा। ठीक है, और एक साइड बनाया है लूप ऑफ हेनले, ये बनाया है लूप ऑफ हेनले। अब ये तो दोनों होते हैं, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, दोनों एक दूसरे के पास पास मौजूद होते हैं, लेकिन इन दोनों में जो डिस्टेंस मूवमेंट है, फ्लूइड्स का मूवमेंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वासा रेक्टा में किसका मूवमेंट होगा? ये ब्लड कैपिलरी है तो इसमें मूवमेंट होगा ब्लड का। ठीक है, और ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें किसका मूवमेंट होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट का, यानी कि प्राइमरी फिल्ट्रेट का। ठीक है, इन दोनों में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने से और एक दूसरे के ये बहुत पास होते हैं, है ना। ये नेटवर्क इससे अलग करके समझाने के लिए दिखाया गया है, वैसे एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, है ना। इनके एक दूसरे के एकदम पास पास होने से और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने से ये होता है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले से सब्सटेंसेस इसके अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर से जिन सब्सटेंस का मूवमेंट वापस यूरिन के अंदर होना है, एक्सक्रीट आउट होना है, जैसे बाइकार्बोनेट या पोटेशियम आयन, वो इसके अंदर मूव कर जाते हैं आराम से। तो अगर दो पास पास मौजूद ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उनमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट आराम से हो जाता है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब एक बार जरा ये फिगर भी मैं समझा देता हूँ। इस फिगर में अगर तुम देखो, फिगर 19.6 की बात करता हूँ। 19.6 फिगर में ऊपर की तरफ जहां पर ये रेड वाली जोन बनाई गई है, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो राइट साइड में लिखा है कॉर्टेक्स, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन सारे कॉर्टेक्स में आते हैं, किडनी के ऊपर वाले पार्ट में। फिर इसके बाद आता है आउटर मेडुला और उसके बाद आता है इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स से जब इनर मेडुला की तरफ हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर आ जाता है और नीचे की तरफ ये जो नंबर्स लिखे हैं पाइप्स के अंदर, ये नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। ये नंबर्स बताते हैं कंसंट्रेशन। जैसे वासा रेक्टा के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो है ब्लड, उसकी कंसंट्रेशन, और ये जो ट्यूब्स है लूप ऑफ हेनले या फिर कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर है यूरिन, उसकी कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ ये चीजें आती हैं वैसे वैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये जो नंबर्स हैं ये कंसंट्रेशन बताते हैं एक यूनिट में जिसका नाम है मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल पर लीटर या फिर पर केजी, ये कंसेंट्रेशन की यूनिट है, मिली ऑस्मोल पर केजी या पर एमएल, सॉरी पर लीटर। और ये जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब इससे इसके अंदर या इससे इसके अंदर वाइस वर्सा ट्रांसफर होता है तो वो बीच में मेडुला के इंटरस्टिशियम से होकर भी गुजरते हैं। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है जिसको कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है।
काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे हाथों पर कुछ लगा है और हम उसको छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने हाथ धोना चाहते हैं। तो हम अपने हाथ कैसे धोते हैं? हम अपने हाथ, सपोज करो कि अगर इसको एक ट्यूब्यूल माने और इसको एक ट्यूब्यूल माने, है ना, तो हम अपने हाथों को ऐसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं, ऐसे नहीं धोते, क्योंकि ऐसे ऐसे धोएंगे तो वो चीज नहीं हटेगी। अगर हम अपने इस हाथ को इस डायरेक्शन में, इस हाथ को इस डायरेक्शन में मूव करें या ऐसे ऐसे मूव करें, है ना, तो हम अपने हाथ ऐसे ऐसे ही तो धोते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे करेंगे तो वो चीज नहीं हटेगी। तो उसी तरह से ट्यूब्स में मूवमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो चीज आसानी से मूव कर जाएगी, डिफ्यूज कर जाएगी। इस चीज को काउंटर करंट कहते हैं। देखो पेज 296 पर एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं, वो देखना तुम लोग। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टी एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इसका मतलब काउंटर करंट की वजह से ही ये कंसेंट्रेशन जैसे जैसे हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ जाते हैं वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें आराम से उनमें काउंटर करंट के थ्रू एक्सचेंज होता जाएगा। किस चीज का एक्सचेंज? जैसे वाटर को रीएब्जॉर्ब होना है तो वाटर रीएब्जॉर्ब होता जाएगा। अब जैसे सपोज करो कि तुम लूप ऑफ हेनले देखो, लूप ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जैसे ही वो पीसीटी बना वहां पर लिखा है 300 के बाद जैसे ही लूप ऑफ हेनले में आए वो हुआ 400, है ना, फिर 600, फिर 800, लेकिन उसके बाद जब ये ऊपर जाने लगा असेंडिंग लिम्ब में तब ये फिर से 900, 600, 400, 300। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर अगर तुम एरो देखो तो वहां पर सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, यानी कि यूरिन फिर से कैसा हो रहा है? यूरिन फिर से डाइल्यूट हो रहा है। तो ये नंबर्स इस तरह से इंडिकेट करते हैं यूरिन की कंसेंट्रेशन को और ब्लड की कंसेंट्रेशन को, ठीक है। इसके बाद द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसकी वजह से इंटरस्टिशियम में ग्रेडियंट भी बना रहता है। हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयरबाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो ये लास्ट वाली लाइन हमें क्या बताती है कि इस काउंटर करंट की वजह से यूरिन लगभग 4 गुना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, यानी जितना वाटर पहले रिलीज हुआ था उसमें से सिर्फ 25% ही रह जाता है। अब इसके बाद आती है बात कि किडनी की जो फंक्शन है वो रेगुलेट किस तरह से होती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है वो किस तरह से नियंत्रित किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी की फंक्शन क्या है? यूरिन बनाना, और उसको रेगुलेट करने का मतलब है कि यूरिन कितना बनेगा उसको रेगुलेट करना। उसको रेगुलेट करने के तरीके क्या क्या हैं? हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट, ये 3 मैकेनिज्म है। पहला है हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट। पहले देखते हैं कि हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में यूरिन पास होने लगे, यानी फ्लूइड ज्यादा रिलीज होने लगे, तो क्या लिखा है इन्होंने? ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसेंट्रेशन। अगर ये ज्यादा वॉल्यूम में यूरिन पास आउट होने लगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी उन रिसेप्टर्स के माध्यम से जो ये मात्रा नापते हैं कि कितना यूरिन बाहर जा रहा है, अब फिर सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एडीएच, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? यूरिन के अमाउंट को कम कर देता है, क्योंकि यूरिन ज्यादा पास हो रहा था। और इसी तरह से जब यूरिन का अमाउंट कम जाने लगे तो ये क्या हो जाता है? फिर सिग्नल जाता है ब्रेन को कि अब एडीएच का सिक्रेशन बंद कर दो, है ना,
क्योंकि अब यूरिन का अमाउंट कम हो रहा है। तो इस तरह से एडीएच क्या करता है, यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो ये एडीएच काम किस तरह से करता है? एडीएच क्या करता है, सपोज एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये यूरिन के अमाउंट को कम कैसे करेगा? ये ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब करा लेगा, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में, यानी वो रीअब्सॉर्प्शन की रेट वहां पर बढ़ा देगा, जिससे कि जो हमारा फाइनल यूरिन का अमाउंट है वो बहुत ही कम रह जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे स्टिमुलेट होगा? जब उसे रिसेप्टर से सिग्नल मिलेगा कि अब ज्यादा मात्रा में यूरिन पास हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एडीएच वाटर को रीअब्सॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है ट्यूब्यूल के लेटर पार्ट से, है ना, और डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस का मतलब पासिंग ऑफ यूरिन को वो प्रिवेंट करेगा। इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो इसका मतलब यूरिन कम पास होने लगा एडीएच की वजह से, तो सारा फ्लूइड कहाँ आ गया? बॉडी में। ठीक है, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गई, फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हो जाएंगे, है ना, फिर ब्रेन को सिग्नल जाएगा, सॉरी हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अब एडीएच का रिलीज जो है उसे रोक दिया जाए। तो इसको क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एडीएच किडनी फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है वो देखो। एडीएच कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स है उसका ब्लड वेसल पर, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड भी कम जाएगा किडनी के अंदर। ठीक है, और प्रेशर के साथ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और जीएफआर बढ़ेगा। तो इस तरह से भी ये काम करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ती है। अब आते हैं कि जेजीए कैसे काम करता है। जेजीए जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, यानी कि ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट जो एपेरेटस है, जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस कहते हैं, ये किस तरह से काम करता है, इसको बताने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। देखो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या दिखा है? सबसे पहले ये है हमारा लिवर, लिवर से बनता है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 1 में कब कन्वर्ट होती है? जबकि हमारी किडनी से रिलीज होता है रेनिन नाम का हार्मोन। तो किडनी ने रिलीज किया रेनिन, रेनिन ने लिवर के द्वारा जो एंजियोटेंसिनोजेन है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये लंग्स के और किडनी के द्वारा रिलीज होने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम यानी ACE की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और 2 के इफेक्ट्स क्या है? वो इस तरह से हमारी बॉडी को फ्लूइड को कंट्रोल करता है। वही मैं तुम लोगों को समझाने वाला। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लीवर से रिलीज हुआ एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, अब इसके बाद इसको एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया है रेनिन ने। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। यानी कि ACE।
ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म कि लिवर किसने रेनिन को कौन रिलीज करता है? रेनिन को रिलीज करता है किडनी। तो रेनिन क्या है? एक टाइप का हार्मोन। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। और इस एंजाइम को कौन रिलीज करेगा? इसे रिलीज करेगा किडनी और लंग। ठीक है, इस तरह से काम करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, सबसे पहले अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर कम हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करेंगे। किडनी में मौजूद सेल्स जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन रिलीज करेंगे अगर ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन घट जाता है, यानी कि जीएफआर की रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाती है। तो इसके बाद ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजेन था उसको वो किसमें कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन 1 में, और उसके बाद फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल और कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला। तो ब्लड वेसल को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से फिर क्या होगा? जीएफआर की रेट बढ़ेगी। इसके बाद अब देखो, इसके इफेक्ट की वजह से, एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट की वजह से एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, देखो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट इन्होंने क्या लिखा है? एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल की वजह से होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ब्लड में सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा रीअब्जॉर्प्शन की वजह से तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने आप बढ़ेगी। इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि रास पाथवे इसको कहते हैं। तो रास अगर कोई हमसे पूछे क्या होता है तो वो ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये सिस्टम क्या करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को वापस से नॉर्मल करने का काम करता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के द्वारा। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है जो कि अपने आप में एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने वाला हार्मोन है ना, क्योंकि वो सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद अब देखो, एक तीसरा मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया था, वो ये था कि हार्ट भी हमारे यूरिन के अमाउंट को रेगुलेट कर सकता है ना। तो उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखो। हार्ट रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी कि एएनएफ। इसकी फुल फॉर्म तुम्हारी बुक में लिखी है, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर। देखो, वैसो मीन्स क्या होता है? ब्लड वेसल, और डायलेटर का मतलब क्या है कि वो ब्लड वेसल्स को ब्रॉड करना है। ब्रॉड करने का मतलब है कि वो उनमें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये रास के, और पहला वाला मैकेनिज्म हमने कौन सा पढ़ा था? पहला वाला था एडीएच वाला। उन दोनों के एंटेगोनिस्टिक काम करता है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, और इस तरह से यूरिन के अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा भी है कि इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें चैप्टर में कुछ टॉपिक्स और रह गए, जैसे कि मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन को पास होना, है ना, अदर ऑर्गन्स का रोल या डिसऑर्डर्स, ये सब हम करेंगे कल।